हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित पूछे गए यूपी बोर्ड के एग्जामों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम फिर 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो यूपी बोर्ड 2020 में पूछे गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी आवेशित कण यदि वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके कारण उस वृत्ताकार पथ में एक धारा बहने लगती है और उस धारा का मान हम जानते हैं I = N × Q होता है। यहाँ N क्या है? N 1 सेकेंड में आवेशित कण द्वारा चक्करों की संख्या और Q जो है वो कण पर आवेश। तो यहाँ पर कण के रूप में इलेक्ट्रॉन है और इस पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है, जिसको हम E से लिखते हैं। तो यहाँ पर I = क्या हो जाएगा? N × E। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए चक्करों की संख्या। तो N के लिए हम जानते हैं कि N बराबर होता है जितना इलेक्ट्रॉन का वेग होगा v बटा कक्ष का पैरामीटर। कक्ष का पैरामीटर होगा 2πr। तो N का मान हो गया v/2πr और E का मान आप जानते हैं। तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा? N v/2πr इंटू E का मान होगा 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से I = हो जाएगा हमारे सामने, चाल है 2.2 × 10⁻6, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और 2 × पाई का मान 22/7 लिखते हैं इंटू R का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 × 10⁻10 मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से 2 और 0.5 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये और ये एक तरह से कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ लिखते हैं I = 2.2 × 10⁻6 अपान 2 × 0.5 1 हो गया, 22 और बटा 7 ऊपर जाके गुणा कर लेगा इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 × 10⁻19। ये E का मान यहां पर भी रखेंगे। अब यहां से I = हो जाएगा 10⁻6 × 7 इंटू 1.6 × 10⁻19 प्लस 9। अब यहाँ से आप करेंगे तो आएगा I = 11.2 × 10⁻4 या इसी को I = लिखेंगे 1.12 × 10⁻3। ये हमारा आंसर बन गया है पहले क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण phi = AT² + BT + C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। इसमें ज्ञात करना है A, B एवं C के मात्रक, और यदि A का मान 0.3, B का मान 0.6 और C का मान 0.8 हो तो T = 2 सेकेंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये फाई समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। वो है AT² + BT और प्लस C। तो आप अगर मात्रक वाले चैप्टर में देखेंगे तो मात्रक में एक गुण होता है, किसी भी समीकरण में जुड़े हुए हर फैक्टर का मात्रक एक ही होता है। तो यहाँ पर जो मात्रक AT² का होगा वही मात्रक BT का होगा, वही मात्रक C का होगा और वही मात्रक फाई का होगा। तो फाई का मात्रक वेबर है, तो वेबर जो होगा वो मात्रक हो जाएगा A × T² का। तो यहाँ से A का मात्रक क्या हो जाएगा? A का मात्रक बराबर वेबर अपनी जगह रहेगा और T² इधर भाग देगा तो मात्रक के रूप में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया?
ए का मात्रक वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से बीटी का मात्रक भी वेबर होगा, तो क्या हो गया, वेबर बराबर बीटी। बीटी का मात्रक भी वेबर होगा, या कह लें वेबर मात्रक होगा बीटी का, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा यहां से वेबर, और बटे सेकेंड करेंगे तो वेबर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और यहीं वेबर सी का भी मात्रक होगा, तो यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे सी का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। तो ए का मात्रक वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी का मात्रक वेबर प्रति सेकेंड और सी का मात्रक वेबर होगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि ए का मान 0.3, बी का मान 0.6 और सी का मान 0.8 हो तो t = 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हम E से लिखते हैं, तो E = होता है d∅/dt। यहाँ पर ऋण चिन्ह होता है जो बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो E = क्या हो जाएगा, ddt ऑफ AT² + BT + C, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके सामने मिलेगा 2AT + B, और C का 0 हो जाएगा। अब आपको A, B और C का मान दिया हुआ है, तो E का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A, B और T का मान रखते हैं, तो E = हो जाता है 2 × A का मान 0.3 × T का मान यहाँ पर 2 है, और प्लस B का मान 0.6 है, तो 0.6। तो यहाँ से हल करेंगे तो E = हो जाएगा 2 दूना 4 × 12 1.2 + 0.6, और ये आ जाएगा 1.8 वोल्ट। तो ये t = 2 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल जो होगा वो 1.8 वोल्ट होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 2 तथा 6.25 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को अभिदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अभिदृश्यक लेंस है और दूसरा नेत्रिका है, इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा गया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा बनता है, तो नेत्रिका के सामने ही अंतिम प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, और यहीं पर क्या होता है, नेत्र भी होता है। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बना। तो पहले तो हम वस्तु नेत्रिका के सामने कहाँ है उसको देखेंगे, और ये वस्तु जो होता है वो इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है। VE बराबर 25 सेंटीमीटर, UE निकालना है, और FE = 6.25 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला रखते हैं 1/FE = 1/VE - 1/UE। यहाँ से 1/6.25 = 1/VE 25 माइनस के साथ, और माइनस 1/UE। तो 1/UE इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1/UE = 1/-25 - 1/6.25। तो यहाँ से आप निकालेंगे, LCM हो जाएगा 25, और ये -1 और -4 क्या हो गया आपके सामने, -5/25। तो UE = क्या हो जाएगा, 25/5 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो UE ये दूरी आपके सामने क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरी दूरी 15 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर निकल गया, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी पूरी दूरी 15 है, और ये 5 निकल गया, तो ये बचा 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। तो अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर।
यानी आप कहेंगे VO बराबर 10 सेंटीमीटर, VO बराबर 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि अभिदृश्यक के सामने वस्तु कहाँ पर रखी जाए, ये UO पूछा गया है। तो VO हो गया 10 सेंटीमीटर, UO पूछा गया है और FO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो FO इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर और UO पूछा गया है और VO क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो आप फार्मूला में रखिए 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। FO की जगह 2 होगा इक्वल टू VO की जगह 1/10 होगा, क्योंकि अभिदृश्यक से दाहिने तरफ है तो पॉजिटिव में रहेगा, माइनस 1/UO। अब इसको आप हल करेंगे तो आएगा, इधर 1/UO ले आइए, 1/UO इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम हो जाएगा 10, 1 माइनस 5। तो क्या हो गया यहाँ से 1/UO इक्वल टू 4/10 माइनस के साथ। तो UO इक्वल टू क्या हो गया, 10/4 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा माइनस 2.5 सेंटीमीटर। माइनस बताता है कि जो वस्तु होगा वो अभिदृश्यक से बाएं तरफ होगा। तो वस्तु की स्थिति इस सूक्ष्मदर्शी से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर इसके सामने होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि ये अभिदृश्यक के सामने बाईं ओर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 2 पोलराइड A तथा B परस्पर लंबवत रखे गए हैं, इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/32 हो जाए। तो एक पोलराइड ये है और दूसरा पोलराइड B है, दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। लंबवत रखने का मतलब जो पोलराइड का एक्सिस है एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश डाला जा रहा है A पर, जिसकी तीव्रता I0 है। इस तरह से ये A है और ये B है। तो जब ये I0 तीव्रता का प्रकाश इस पोलराइड से बाहर निकलेगा तो इसकी तीव्रता हो जाती है I0/2। ये किसी भी पोलराइड से प्रकाश को निकालते हैं तो उसकी तीव्रता हाफ हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरा एक पोलराइड रखा जाता है। मान लेते हैं तीसरे पोलराइड को इस पोलराइड से थीटा अंश के कोण पर रखा जाता है। ये वर्टिकल इसका अक्ष है, इसका अक्ष इस तरह से है। तो ये C है, इसको इस तरह से रखा जाता है, यानी C को A से थीटा डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो C से प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता क्या होगी उसको हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, IC, C से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। I क्या है, जो प्रकाश पोलराइड से निकल रहा है, और I0 क्या है, जो प्रकाश पोलराइड पर पड़ रहा है। तो इस पोलराइड पर प्रकाश I0/2 पड़ रहा है और निकल रहा है मान लेते हैं IC। तो ये हो गया I0/2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर IC इक्वल टू I0/2 और cos स्क्वायर थीटा। अब ये इस पोलराइड से निकलता है तो C और B के बीच कोण क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो इस पोलराइड के साथ ये अगर थीटा डिग्री कोण बनाता है तो इस पोलराइड के साथ 90 माइनस थीटा का कोण बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, पोलराइड C एवं B के बीच का कोण बराबर हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो अब B पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी तीव्रता I0/2 cos स्क्वायर थीटा है। तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो IB इक्वल टू होगा IC क्या है, I0/2 और cos स्क्वायर थीटा। ये IC की जगह हो गया और फिर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब IB जो अंतिम निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता I0 का क्या है, 1/32 है, यानी I0/32 है। तो IB की जगह I0/32 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, I0/32 इक्वल टू
I0/2 और cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। I0 से कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1/32 इक्वल टू 1/2 और इंटू 4 से गुणा करते हैं और 4 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा तो ये 4 दूना 8, अगर इधर जाए तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/32 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया। और ये हो जाएगा 8/32 को लिखेंगे 1/4 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, या लिखेंगे 1/2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। तो ये आंसर हो गया आपका कि इस ए वाले पोलराइड से ये 15 डिग्री घुमा करके रखेंगे तो अंतिम जो निकला हुआ प्रकाश होगा उसकी तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता से 1/32 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा चौथा सवाल रहा। आइए 5वां सवाल देखते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए, अपवर्तित प्रकाश का और परावर्तित प्रकाश का। तो एक माध्यम इधर कांच है और इधर क्या है वायु है, और ये एक प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है। और जानते हैं कि प्रकाश की किरण अगर चलती है तो वो अपवर्तित भी होती है और परावर्तित भी होती है। उसका कुछ पार्ट परावर्तित होता है, कुछ पार्ट अपवर्तित होता है। तो ये आई हो गया, ये परावर्तन कोण R हो गया और ये अपवर्तन कोण मान लेते हैं R' हो गया। तो यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण। तो इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और पूछा जा रहा है इसका तरंगदैर्घ्य λ1 बराबर क्या होगा और इसका तरंगदैर्घ्य λ2 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अगर माध्यम में अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण के लिए जो तरंगदैर्घ्य λ2 इक्वल टू होता है वो होता है λ/1.5। तो लैम्डा हमारे सामने क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम अपान 1.5, तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ये अपवर्तित किरण का तरंगदैर्घ्य हो गया। ये आपतित प्रकाश है और ये अपवर्तित प्रकाश है। तो आपतित प्रकाश की चाल वायु में आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उसको वायु में माने चाहे निर्वात में माने। अपवर्तित प्रकाश कांच में है तो इसका चाल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे अपवर्तित प्रकाश के लिए चाल बराबर C/n। n क्या है माध्यम का अपवर्तनांक है, तो क्या हो जाएगा C का मान है 3 × 10⁸ बटा n है 1.5, तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, क्या हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम और अपवर्तित प्रकाश के लिए चाल हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है परावर्तित प्रकाश की। तो परावर्तित प्रकाश को आप देख रहे हैं वायु से प्रकाश की किरण चल रही है, परावर्तित होकर के वायु में ही आ रही है। तो जब वायु में ही प्रकाश की किरण है तो ऐसी स्थिति में न तो इसका तरंगदैर्घ्य बदलेगा न तो चाल बदलेगा। तो λ1 वही होगा जो लैम्डा होगा यानी 6000 एंगस्ट्रॉम, और चाल वही होगा जो आपतित प्रकाश का होगा यानी V = C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने आज 5 सवाल को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में पुनः हम इसी तरह के यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।